ये जो बैरिकेड और तारों की लंबी बॉर्डर आप देख रहे हो, ये कोई इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिया चाइना का इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, बल्कि ये पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर है। आपको यहाँ पर ये जो भीड़ दिखाई दे रही है वो किसानों की भीड़ है और ये सभी किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं, पर सरकार इनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग और दीवार तक खड़ी करके इनको रोकना चाह रही है। सरकार को डर है कि कहीं ये किसान सन 2021 के किसान आंदोलन की तरह दिल्ली पहुंच गए तो दिल्ली के लोगों को तकलीफें उठानी पड़ेंगी और दिल्ली में कई प्रकार की समस्याएं बढ़ जाएगी। और क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सर पर है तो सरकार ऐसा कुछ नहीं चाहती है जिसके कारण उनको नुकसान उठाना पड़े। लेकिन सवाल यह है कि ये किसान यहाँ पर क्यों इकट्ठे हो रहे हैं और ये सारे किसान दिल्ली क्यों जाना चाह रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये पंजाब और अन्य राज्यों के किसान हैं जो कि दिल्ली जाकर एक शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि उनकी सरकार से किसान हित में कुछ मांगे थी जिनको लेकर वे निरंतर सरकार से निवेदन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए वे अब आंदोलन करना चाह रहे हैं। अब क्या है किसानों की मांगे? तो एमएसपी सहित किसानों की लगभग 1 दर्जन मांगे हैं जिनको वो सरकार से चुनाव से पहले पूरा करवाना चाहते हैं। क्या है एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग जिसके आंदोलन में बार बार चर्चा हो रही है? क्या किसानों की मांगे जायज है भी या फिर नहीं? और इन किसानों के आंदोलन से देश और देश की जनता पर क्या असर पड़ेगा? साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में इस आंदोलन का असर दिखेगा या फिर नहीं? स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों पर बात करेंगे और आपको सभी चीजें समझाएंगे। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हो तो आपको किसान आंदोलन से रिलेटेड दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको बताया, किसानों की लगभग 1 दर्जन मांगे हैं। अब इनमें से हम मुख्य मांगों को 1 बाय 1 आपको समझाते हैं। तो किसानों की फर्स्ट मांग है कि हमको एमएसपी की गारंटी दी जाए, यानी कि एमएसपी का कानून भारत के अंदर लागू किया जाए। अब क्या है एमएसपी? एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार हर एक फसल का एक एमएसपी तय करती है जिस पर सरकार को उस फसल को खरीदना ही पड़ता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि सरकार ने गेहूं का एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया 20 रुपए। अब भले ही बाजार में गेहूं की कीमत जो भी हो, लेकिन सरकार को 20 रुपए प्रति केजी में गेहूं को खरीदना ही पड़ेगा। अगर किसानों को दूसरी जगह कम मूल्य मिल रहा है तो किसान सीधा जाएंगे सरकार के पास और सरकार को उन गेहूं को 20 रुपए पर केजी में बेच करके आएंगे। अब एमएसपी सरकार की एक स्कीम है, ना कि कोई कानून, इसलिए सरकार को जब मन करे एमएसपी को बंद भी कर सकती है या फिर उसको घटा या बढ़ा भी सकती है। और इसीलिए किसानों को डर सताता रहता है कि कहीं सरकार एमएसपी की रेट को कम ना कर दे या फिर कोई दूसरी सरकार आएगी तो शायद इस स्कीम को बंद कर सकती है। इसलिए किसान चाह रहे हैं कि स्कीम को हटा करके इसकी जगह कानून लाया जाए, यानी एमएसपी का एक कानून होना चाहिए जो कभी ना हटे। साल 1965 में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का गठन किया गया था जो कि एमएसपी तय करता था। फिलहाल सरकार 23 फसलों पर एमएसपी तय करती है, साथ ही राज्य सरकार भी इसे लागू कर सकती है। अब किसान चाहते हैं कि 23 फसलों के साथ साथ अन्य फसलों को भी एमएसपी के अंदर लाया जाए जिससे कि उन्हें हर फसल पर एमएसपी की गारंटी मिल सके। अब किसान एमएसपी की जो रेट मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से। अब क्या है स्वामीनाथन आयोग, एक बार इसको समझ लेते हैं। साल 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार ने नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स यानी किसान आयोग बनाया था और इसके अध्यक्ष थे एमएस स्वामीनाथन, इसलिए इसको स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है। इस कमीशन यानी कि किसान आयोग का उद्देश्य किसानों की समस्याओं का पता लगाकर उन समस्याओं का हल निकालना था। दिसंबर 2004 से लेकर के और अक्टूबर 2006 के बीच में किसान आयोग ने कुल 5 रिपोर्ट तैयार की थी जिनके अंदर बताया गया था कि एमएसपी की दर कितनी होनी चाहिए। मतलब स्वामीनाथन आयोग या फिर कहें कि किसान आयोग ने बताया था कि जो एमएसपी होगा वो फसलों की कुल लागत से 50% तक अधिक होगा। इसको C2 + 50% का फॉर्मूला भी कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर किसी फसल को तैयार करने में 1000 रुपए का खर्चा आया तो अब उस फसल का जो एमएसपी होगा वो 1000 रुपए का 50% यानी 500 रुपए अधिक होगा। कुल मिलाकर जिस फसल को तैयार करने में 1000 रुपए का खर्चा आया है उसका एमएसपी होना चाहिए 1500 रुपए। लेकिन सरकार एमएसपी को किसान आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से नहीं बल्कि अपने खुद के हिसाब से तय करती है। इसको कभी घटाया जाता है तो कभी बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन आपको खुद को पता है कि इसको घटाया जाता होगा या फिर बढ़ाया जाता होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के पास उतना बजट नहीं है जिससे सरकार सभी फसलों पर एमएसपी लगा सके,
और एमएसपी की दरों को बढ़ा सके। अब यहाँ पर एक बात समझ नहीं आती कि जहां पर बात किसानों की आय बढ़ाने की आती है, किसानों के हित की आती है, जैसे कि किसानों को सब्सिडी देना हो गया, किसानों का कर्ज माफ करना हो गया, या फिर किसानों को उच्च कोटि के खाद बीज उपलब्ध करवाना हो गया, उस जगह पर जाकर के सरकार के पास बजट की कमी आ जाती है। लेकिन जब बात सरकार के खुद के हित की आती है तो सरकार के पास पैसों की कहीं कमी नहीं आती, क्योंकि जहां पर बात इलेक्शन में खर्च करने की आती है तो इंडिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने लगते हैं। 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा इलेक्शन में ऐसे ही हो जाता है। और सरकार को जब अपना प्रचार करना हो, सड़कों पर होर्डिंग लगवानी हो, तो उस जगह पर भी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं आती है। और जब एक नेता पहली बार इलेक्शन लड़ता है तो वो किराए की गाड़ियों में घूमता है, लेकिन जैसे वो 5 साल तक विधायक या मंत्री बनकर आता है तो उसके पास गाड़ियों की कतार रहती है, बड़े बड़े शहरों में प्रॉपर्टी रहती है, बड़े बड़े घर रहते हैं। पता नहीं ये सब चीजें कहां से आ जाती हैं। चलिए अब वापस मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं किसानों की अगली मांग की। तो किसानों की जो अगली मांग है वो है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू किया जाए। अब क्या है भूमि अधिग्रहण कानून 2013, इसको समझ लेते हैं। तो ये कानून इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने हेतु बनाया गया एक कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सभी के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष हो। मतलब किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए सरकार यदि किसी भी व्यक्ति की जमीन लेती है, जैसे कोई हाईवे हो गया, कोई सरकारी कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल हो गया, तो उस जमीन को लेने से पहले उस जमीन के मालिक की परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद में उस व्यक्ति को जमीन का वो मूल्य चुकाना होगा जो कि उस जमीन का मार्केट में एक्चुअल मूल्य है। उससे कम पर सरकार उस जमीन को नहीं खरीदेगी। साथ ही अगर भूमि अधिग्रहण के लिए किसी भी परिवार का घर तोड़ा गया है तो उस परिवार के लिए पुनर्वास, रोजगार और अन्य प्रकार की सरकारी सहायता भी सरकार करेगी। और इसीलिए किसान इस कानून को एक्टिव करने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद किसानों की अगली जो मांग है वो है कि देश भर के किसानों की पूर्ण कर्ज माफी की जाए। अब ये एक ऐसी चीज है जिसके वादे हर सरकार चुनाव से पहले करती है और कुछ सरकारें इस वादे को कुछ हद तक पूरा भी करती है, लेकिन उनकी कुछ प्राथमिकताएं और सीमाएं रहती हैं जिसके आधार पर ही सरकार कर्ज माफी करती है। लेकिन अगर वर्तमान में किसानों की कर्ज माफी की बात की जाए तो इसमें सरकार को कुल 21 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब इस समय देश के किसानों पर व्यावसायिक, सहकारी और क्षेत्रीय बैंकों का लगभग 21 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। किसानों पर कर्ज बढ़ने के कई कारण होते हैं, जैसे कि किसानों की फसल का बर्बाद हो जाना, समय पर बारिश ना हो पाना या फिर फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाना। अब इसी के चलते भारत में कई किसान हर साल आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन फिर भी सरकार के लिए किसानों का पूर्ण कर्ज माफ कर देना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार ने जो इंटीरियम बजट इस साल का पेश किया है वो है 45 लाख करोड़ रुपए का। और अगर सरकार किसानों को कर्ज माफ करती है तो उसमें ही बजट का लगभग 50% हिस्सा चला जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद किसानों की अगली मांग है कि किसानों को हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन मिले। अब अगर सरकार इस मांग को मानती है तो उसमें भी सरकार को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आता है। किसानों की अगली मांग है कि मनरेगा में हर किसी को 200 दिन के रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए और उसमें उनको 700 रुपए पर डे के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। फिलहाल मनरेगा में जो पर डे पैसे मिल रहे हैं वो लगभग 200 या 250 रुपए है। अब यहाँ पर किसानों की बात कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि जब कोई आदमी बाहर मजदूरी करने के लिए जाता है तो उसको लगभग 600 या 500 रुपए मजदूरी के तौर पर मिलते हैं, और जब मनरेगा के लिए काम करने जाता है तो उसमें भी उसको वही सारे दिन काम करना पड़ता है और वहां पर उसको सिर्फ 200 या 250 रुपए दिए जाते हैं। अब अगर मनरेगा के पैसे सरकार नहीं बढ़ाती है तो ये बहुत ही गलत चीज है। अब इसे सरकार को जरूर बढ़ाना चाहिए। अगर 500 या 700 रुपए पर डे नहीं दे सकते तो कम से कम 400 रुपए पर डे तो देने ही चाहिए। अब किसानों की नेक्स्ट मांग है कि किसान आंदोलन के मृतकों को मुआवजा प्लस परिवार में एक सरकारी नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। इसके बाद किसानों की अगली मांग है कि वो कंपनियां जो नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाती हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नकली बीज और उर्वरक से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके बाद किसानों की अगली मांग है कि जल, जंगल, जमीन पर मूल निवासी आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित हो। जगह जगह पर उनको हटा दिया जाता है, उनके जंगलों को काट दिया जाता है, घरों को उजाड़ दिया जाता है, तो कम से कम उनके अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, जिससे कि उनको इस बात का डर ना हो कि उनको बार बार इधर से उधर पलायन करना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों
किसान आंदोलन की प्रमुख मांगे जो किसान सरकार से मांग रहे हैं। अब बात करते हैं क्या किसानों की ये मांगे जायज हैं या फिर नहीं, और क्या सरकार किसानों की इन मांगों को पूरा कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि किसानों की ये मांगे जायज नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार का किसानों की इन मांगों को पूरा कर पाना संभव नहीं दिख रहा है। और अगर सरकार इन मांगों को पूरा कर भी देती है तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि इसका बोझ भी हमारे ही ऊपर आएगा, क्योंकि हम इन मांगों में से कुछ मुख्य मांगों के बजट का भी आकलन करें तो केवल एमएसपी बढ़ाने से ही 10 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च सरकार को आएगा। उसके बाद अगर बात करें पेंशन की, तो किसानों के 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन को देखते हुए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आएगा। बात अगर कर्ज माफी की करें तो उसमें भी लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अगर सब कुछ मिला दे, सारी मांगों को मिला दे और उसके बाद में देखें तो सरकार को लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, जबकि इस साल का जो इंटीरियम बजट सरकार ने पेश किया था वो टोटल 45 लाख करोड़ रुपए का था। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार का किसानों की इन मांगों को मानना कितना मुश्किल है। और मान लो कि सरकार ने किसानों की ये सभी मांगों को मान भी लिया, तो भी सरकार ये पूरा खर्च अपनी जेब से तो देगी नहीं, बल्कि ये सारा खर्च हम ही लोगों से निकालेगी। इसके लिए सरकार टैक्स में इजाफा करेगी, जिसके कारण महंगाई बढ़ेगी और उस महंगाई का बोझ हमारी जेब पे पड़ेगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि सरकार गेहूं की एमएसपी तय करती है 30 रुपए पर केजी। अब सरकार को 30 रुपए पर केजी में किसानों से गेहूं को खरीदना ही पड़ेगा और उसके बाद में गेहूं से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे के सारे महंगे हो जाएंगे। अगर हमको आटा खरीदना है तो 30 रुपए पर केजी गेहूं के हिसाब से आटा हमको पड़ेगा लगभग 40 रुपए से 45 रुपए पर केजी के हिसाब से, और वो पैसा हमें ही देना पड़ेगा। मतलब घूम फिर के सारा का सारा पैसा हमारी जेब से जाएगा। अब यहाँ पर यह नहीं है कि सरकार अपनी जगह बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों लाखों करोड़ों रुपए कर्जे के माफ कर देती है, लेकिन जब बात किसानों की आती है तो वो अपना पल्ला झाड़ लेती है। कुछ उद्योगपति लाखों करोड़ों का कर्ज लेकर भारत से फरार हो जाते हैं और सरकार वहां पर कुछ नहीं बोलती है। हमें पता ही नहीं है कि भारत का कितना पैसा, यानी कि भारत के किसानों का, भारत के गरीब लोगों का, मजदूरों के खून पसीने का कितना पैसा भारत के बाहर पड़ा हुआ है। सरकार को अच्छी तरीके से पता है कि भारत का कितना पैसा, यानी कितना काला धन भारत के बाहर स्विस बैंक में जमा है, लेकिन सरकार वहां पर कुछ नहीं कर सकती और ना ही कुछ बोलती है। लेकिन जब बात उन किसानों की आती है जो पूरी मेहनत के साथ इस पूरे देश का पेट भर रहे हैं, उन किसानों के कर्ज माफी की आती है, उन किसानों की सब्सिडी की आती है, उन किसानों के लिए पेंशन की आती है, या फिर उन किसानों के लिए अच्छे खाद और बीज की आती है, तो सरकार बजट नहीं है ये कह करके अपना पल्ला झाड़ लेती है। अरे भाई, ये जो नेता देश में भ्रष्टाचार फैला करके काला धन जमा कर रहे हैं, विदेशों में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, स्विस बैंक तक पैसा पहुंचा रहे हैं, घरों के अंदर कमरे भर भर के पैसे रखे हुए हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दो, उन पैसों को निकालो, करप्शन पर रोक लगाओ। उसके बाद में देखना कि इतना पैसा आएगा कि किसानों को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, युवाओं को बेरोजगार घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार वहां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, क्योंकि सरकार के खुद के हाथ भी तो रंगे हुए हैं। एट द एंड किसानों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा और सरकार को भी किसानों की कुछ जरूरी मांगों को पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर ये किसान आंदोलन रुक सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।